Story time. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग और हॉरर होने वाली है और पर्सनली मुझे ख़ुद भी ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये स्टोरी शेयर करूं और उम्मीद है कि आपको भी ये स्टोरी पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम हॉरर स्टोरीज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। घर मुकम्मल तौर पर जल चुका है। ये अच्छी बात है कि ये सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन हमें शक है कि इस घर में कोई मौजूद था। वो अमायरा थी, मेरी बच्ची। अमायरा की माँ ने रोते हुए ऑफिसर से कहा। 5 साल बाद इकराम साहब अपनी वाइफ नाइला और माहम के साथ वो घर विजिट करने आए। माहम उनकी 6 साल बच्ची थी। इकराम साहब को घर बहुत पसंद आया, लेकिन नाइला इस बात से बिल्कुल मुतमिन नहीं थी क्योंकि उसने सुना हुआ था कि ये घर असेबी है। उसने अपने हस्बैंड इकराम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इकराम साहब ने कहा कि ये घर बहुत कम कीमत पर मिल रहा है और इस घर की कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है, हम यही घर खरीदेंगे। इकराम, मुझे नहीं लगता कि ये घर ठीक है। क्या आपने सुना नहीं है कि लोग इस घर के बारे में क्या क्या कहते हैं? लोग इस घर से डरते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इसमें एक बदरूह का साया है। लोगों का मानना है कि आज से 5 साल पहले जो बच्ची इस घर में जलकर मर गई थी, उसकी बदरूह आज भी इस घर में भटकती है और वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। मुझे नहीं लगता कि ये घर खरीदना महफूज है। माहम की उम्र सिर्फ 6 साल है। लेकिन इकराम साहब ने अपनी वाइफ को दिलासा देते हुए कहा कि नाइला, तुम बच्चों जैसी बातें मत करो। भूत वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। ये कहकर इकराम साहब ने घर के कागजात पर दस्तखत कर दिए और इस घर में शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी। नए घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिन तो डर में ही गुजरे क्योंकि नाइला इस घर से कुछ खास मुतमिन नहीं थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ सब नॉर्मल होने लगा। सबका घर में दिल लगने लगा और मोहल्ले वालों से बातचीत करते, उनसे घुलते मिलते दिन गुजर जाते। एक दिन नाइला ब्रेकफास्ट बनाते हुए अपनी बेटी माहम को बुलाने लगी कि माहम जल्दी आओ, खाना तैयार है। उन्होंने काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन माहम के रूम से कोई आवाज़ ना आई। कुछ देर गुजरने के बाद वो माहम के रूम में उसे बुलाने के लिए गई। उन्होंने माहम के रूम का दरवाज़ा खोला ही था तो अंदर का मंजर देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी। वो देखकर उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। माहम फर्श पर लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर खून था। नाइला ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वो चीखें सुनकर इकराम साहब, जो घर के बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, वो भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए और अपनी बेटी माहम की ये हालत देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने फ़ौरन से माहम को उठाया और वो करीबी हॉस्पिटल पहुंच गए। माहम की हालत बहुत ख़राब थी, जिस वजह से उसे इमरजेंसी वार्ड शिफ्ट करना पड़ा। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए तो इकराम साहब फौरन डॉक्टर्स की तरफ भागे और उनसे पूछने लगे कि डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? उसे कोई मसला तो नहीं? उसे अचानक से क्या हुआ था? डॉक्टर ने हैरान कुन लहजे में इकराम साहब से कहा, ऐसा लगता है जैसे उसने खुद को शीशे से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की हो। उसके जिस्म पर शीशे के कट्स हैं। और सबसे अजीब बात ये लगी कि सारे ऑपरेशन के दौरान वो अमायरा का नाम लेती रही। डॉक्टर ने माहम की फैमिली से पूछा कि ये अमायरा कौन है। अमायरा का नाम सुनते ही इकराम साहब और उनकी वाइफ एक दूसरे की तरफ खौफ की नज़रों से देखने लगे और वो एक सोच में पड़ गए। उन्होंने डॉक्टर साहब की बात का कोई जवाब न दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप प्लीज़ इस चीज़ का पता लगाएं कि ये अमायरा कौन है और आप अपनी बच्ची को घर ले जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसका बहुत ही ख़ास तरीके से ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी इसके जख्म पूरी तरह से भरे नहीं हैं। इकराम साहब ने डॉक्टर की बात पे सर हिला दिया और माहम को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। इकराम, मैंने कहा था ना आपसे कि वो घर हमारे लिए ठीक नहीं है। आपने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और अब देखें कि माहम के साथ क्या हुआ है, माहम का क्या हाल है।
मुझे ये सब पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अब भी वक्त है, जितना जल्दी हो सके हमें ये घर खाली कर देना चाहिए, वरना हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या हो। नाइला ये बात इकराम साहब से कर ही रही थी कि माहम ने उन लोगों की बात को काट कर बोला, मम्मी आपको पता है अमायरा बहुत ही प्यारी लड़की है, वो मुझसे बात भी करती है और वो मुझे एक कहानी सुनाने लगी थी, लेकिन आपका आवाज देना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आपकी चीखों ने उसे गुस्सा दिला दिया और गुस्से में आकर अचानक से उसने मेज पे पड़ा हुआ ग्लास मुझे जोर से मारा और मुझे चोट लग गई। ये बात सुनकर इकराम साहब ने अचानक गाड़ी की ब्रेक मारी। माहम तुमने अभी अभी क्या कहा? अमायरा ने तुम्हें उस वक्त नुकसान पहुंचाया जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही थी और वो चीख रही थी, है ना? हाँ बाबा, ऐसा ही हुआ था। इकराम साहब और नाइला एक दूसरे की तरफ हैरान कुन नजरों से देखने लगे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। वो एक गहरी सोच में गुम एक दूसरे की तरफ फिक्रमंद नजरों से देख ही रहे थे कि अचानक से गाड़ी के हॉर्न ने उनको होश में लाया। फिर इकराम साहब ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिए। नाइला ने कहा कि मैंने सुना है कि अमायरा की लाश उसी रूम से मिली थी जहां अभी माहम का रूम है। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें माहम के साथ होना चाहिए और अगर हम अमायरा को वहां देखें तो हम उससे बात करेंगे, लेकिन याद रहे कि इस बार जब अमायरा आए तो उसको देखकर बिल्कुल नहीं चीखना, क्योंकि जब तुमने माहम को ब्रेकफास्ट पर बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया उसी वक्त अमायरा ने माहम पर हमला किया था। ठीक है, मैं नहीं चीखूंगी। ये कहकर मिस्टर और मिसेस इकराम माहम के रूम में चले गए। फिर वो वहां इंतजार करते रहे, सिर्फ इस उम्मीद पर कि अमायरा वापस आएगी, और इनकी उम्मीदें जाया नहीं गई। अमायरा वापस आई। नाइला ने बहुत मुश्किल से अपनी चीखों को कंट्रोल किया। वो बहुत जोर से चीखना चाह रही थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर जोर से हाथ रख दिया कि उसकी चीख ना निकले। अमायरा पर बहुत से काले काले निशान थे, जो निशान जलने के थे। इसकी आंखें खून से भरी हुई थी और इसके बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। सर के बाल छोटे होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर लगा खून और मुड़े हुए पांव देखकर सबके दिलों की धड़कनें बंद होने को थी। नाइला ने तो अपने मुंह पर इतनी जोर से हाथ रख दिया कि उसकी खुद की सांसें बंद होने वाली हो कि अचानक एक गुर्राती हुई आवाज से सब सहम गए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये घर मेरा है और जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना तुम लोग शायद जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। इकराम साहब ने उससे पूछने की कोशिश की कि कौन हो तुम, आखिर हमसे चाहती क्या हो, लेकिन उसने किसी भी बात का कोई जवाब न दिया सिवाय इसके कि वो लोग इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। और ये कहते ही एक जोरदार बिजली के साथ अमायरा गायब हो गई। सबके चेहरों पर उदासी छा गई। वो सोचने लगे कि अब हम इस मुसीबत से निकलें कैसे, क्योंकि इतनी जल्दी उनको कोई और घर भी मिलना मुश्किल था। इसी कश्मकश में इकराम साहब ने फौरन से गाड़ी स्टार्ट की और वो अकेले बाहर किसी से मदद मांगने निकल पड़े। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा शख्स न मिला जिससे वो मदद मांग सकें कि अचानक उनकी गाड़ी की लाइट एक शख्स पर पड़ी जो कि देखने में काफी ज़ईफ लग रहा था और रोड पे खड़ा लिफ्ट मांग रहा था। इकराम साहब ने गाड़ी की ब्रेक मारी, गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स करके उस शख्स से पूछा कि जनाब आप इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हैं? उसने कहा कि बेटा मेरे बच्चे बीमार हैं, उनके लिए मेडिसिन लेने निकला था, लेकिन मुझे यहाँ कोई मेडिकल स्टोर नहीं मिल रहा, तो तुम अगर मेरी थोड़ी हेल्प कर दो तो तुम्हारा भला हो जाए, मुझे मेडिकल स्टोर तक छोड़ दो। इकराम साहब ने कहा जी जी ज़रूर, आप बैठिए, मैं भी आगे ही जा रहा था। यह कहकर इकराम साहब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो शख्स बैक सीट पर आकर बैठ गया। इकराम साहब जो कि बहुत परेशान थे अपने घर के हालात की वजह से, उन्होंने उस शख्स से इस बारे में बात करना शुरू कर दी। इकराम साहब ने उस शख्स को सारा मामला बताया और उनसे पूछा कि अगर वो उसकी कोई मदद कर सकें, लेकिन अजीब बात थी कि वो शख्स सिर्फ एक ही रट लगाए हुए था कि तुम लोग वो घर छोड़ क्यों नहीं देते, तुम लोगों को चाहिए कि वो घर छोड़ दो। इकराम साहब उसे समझाते कि हमारे लिए इस वक्त ये करना मुश्किल है, लेकिन वो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। इकराम साहब को उस शख्स की कुछ बातें काफ़ी अजीब लगी और उन्होंने गुस्से से जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ गाड़ी की बैक सीट पर जहाँ वो शख्स बैठा था वहाँ कोई मौजूद ना था। इकराम साहब के चेहरे से पसीने टपकने लगे।
उन्होंने ये सब देखकर फौरन से गाड़ी स्टार्ट की और फुल रेस में गाड़ी को चलाने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात यह थी कि गाड़ी उसी जगह खड़ी थी, वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं रही थी कि अचानक फिर एक गुर्राती आवाज ने इकराम साहब का दिल दहला दिया। कहाँ बच के जाओगे? किससे मदद मांगोगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर उनकी हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो फौरन से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागे। बाहर निकलकर वो क्या देखते हैं कि वो अपने ही घर की कार पार्किंग में मौजूद हैं और घर का मेन गेट भी बंद है, इसका मतलब कि वो कहीं गए ही नहीं। उन्होंने फौरन से फिर ऊपर की तरफ दौड़ लगाई और फौरन से अपनी बीवी नायला के रूम में चले गए और उनको जाकर ये सारा मामला बताया। लेकिन वहां उनकी बेटी माहम मौजूद न थी, तो इकराम साहब ने उनसे पूछा कि माहम किधर है? तो नायला ने जवाब दिया कि मैंने उसको बड़ी मुश्किल से सुला दिया है, आप भी शोर न करें, ये ना हो कि वो जाग जाए। ये सुनकर इकराम साहब ने नायला से पानी का गिलास मांगा। इकराम साहब ने पानी पीते पीते नायला से इन सब मसलों के बारे में बात करना शुरू कर दी। तो नायला ने भी यही कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। हम ये घर छोड़ क्यों नहीं देते? इकराम साहब ने उसे समझाया कि हम ये घर अभी छोड़ नहीं सकते, हमारे पास इतना खर्चा नहीं है कि हम कोई और घर अफोर्ड कर सकें। लेकिन उसके बावजूद हैरत अंगेज बात यह थी कि नायला भी बार बार वही बात रिपीट कर रही थी, जो बात वो गाड़ी में बैठा शख्स कर रहा था कि हम ये घर छोड़ क्यों नहीं देते, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। इकराम साहब ने गुस्से से नायला की तरफ देखा और पूछा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये सुनकर नायला कुछ टाइम के लिए खामोश हो गई और देखते ही देखते उसकी आवाज और उसका चेहरा एक बहुत ही खौफनाक शख्स में बदल गया और वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें ये घर छोड़ना ही होगा, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। ये सुनकर इकराम साहब जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए और फिर